नमस्कार साथियों। चैप्टर 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। बात करें थे हम उन राज्यों की जो कहने भर को मुगलों की अधीनता में थे, सारे काम स्वतंत्रता पूर्वक कर रहे थे। पहले प्रकार के राज्य थे जिनको उत्तराधिकार वाले राज्य भी कहा गया। एक तरह से इन्होंने मुगलों के नाम से शासन चलाया, लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र सत्ता को बनाए रखा। हैदराबाद, अवध और बंगाल। पहला प्रश्न यहां से निकलता है, तीनों ही राज्यों के संस्थापक। हैदराबाद निजामुल मुल्क, निजाम उल मुल्क आसफ जाह। अवध का संस्थापक बुरहान उल मुल्क सादत खान। बंगाल का संस्थापक था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान। तीनों के संस्थापक आपको याद रखने हैं। हैदराबाद के राज्य को निजाम कहा जाता था, तो उसकी उपाधि निजामुल मुल्क आसफ जाह। अवध का संस्थापक बुरहान उल मुल्क सादत खान और बंगाल का मुर्शिद कुली खान। तीनों राज्य, तीनों के संस्थापक। अब हम एक एक स्टेट को लेते हैं, एक एक राज्य की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हैदराबाद। जी हां, मैं यहां से शुरू करूंगा। पहला राज्य हैदराबाद। संस्थापक मैंने आपको बता दिया निजामुल मुल्क। अब निजामुल मुल्क हैदराबाद की स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने से पहले अवध का सूबेदार था, और अवध के सूबेदारी के बाद में इसको सूबेदारी दी गई दक्कन की सूबेदारी, जहां पर उसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। हैदराबाद मैं वापस लिखूंगा, निजाम उल मुल्क आसफ जाह। निजाम उल मुल्क आसफ जाह कार्यकाल 1724 से 1748। सबसे पहले सूबेदार बने अवध के। अवध का सूबेदार, और अवध की सूबेदारी के बाद में इनको दी गई दक्कन की सूबेदारी। और दक्कन की सूबेदारी जब इनको मिली, तब यहां से इन्होंने अपने आप को विस्तारित करना शुरू किया। 1720 से 22, 1720 to 22 इन्होंने दक्कन की सूबेदारी संभाली, और जैसे ही दक्कन की सूबेदारी संभाली, इन्होंने अपनी सत्ता को फैलाना शुरू कर दिया। अब देखिए, कोई भी शासक क्या करता है, किसी भी शासक की स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके साथ में काम करने वाले उसके सबऑर्डिनेट कैसे हैं, अपने अधीनस्थ कैसे हैं। जब ये अवध में सूबेदार थे, तो इन्होंने अपने विश्वास पात्रों की टीम तैयार की, और उनको जब जरूरत पड़ी तो यहां पर हैदराबाद ले आए। देखिए, ये रहा अवध, यहां की सूबेदारी थी इनके पास। यहां से भाई साहब सीधा हैदराबाद आए। ये है हैदराबाद दक्षिण के अंदर। तो हैदराबाद जब आए तो अपने साथ में कुछ सेवकों को लेकर के आए, कुछ अधीनस्थों को लेकर के आए, अपने कुछ सहयोगियों को लेकर के आए। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया। तो यहां से शुरू होता है पहला, कि ये अपने साथ अवध से कुशल प्रशासक लाए थे। कहां लाए थे? दक्कन। प्रशासक दक्कन ले गए। देखिए, चीजों को समझना, मैं कोई भी चीज आपको शॉर्ट में बता नहीं रहा हूं, मैं पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं। और इसकी वजह यही है कि ताकि इसके ये जो चैप्टर है, इसके अंदर एक क्रमबद्धता बने, एक सीक्वेंस बने। पहले मैंने बता दिया संस्था स्थापना किसने की, अवध के सूबेदार थे, फिर दक्कन की सूबेदारी दी गई। दक्कन की सूबेदारी जैसे ही इनको मिली,
अवध से अपने साथ में कुछ लोग लाए, कुछ लोगों को ला करके वहां पे सेट किया। जो नए लोग आए थे उनको बहुत अच्छा लग रहा था। यहां पर दूसरा पॉइंट शुरू होता है कि दक्कन में नए अवसर पाकर अधिकारी प्रसन्न थे, यानी अधिकारी खुश थे। अब क्यों खुश थे? क्योंकि इनको मनसबदारी, वहां पर दक्कन में मनसबदारी और जागीरें दी गई। अब अगर आप किसी को जागीर दोगे, किसी को मनसबदार बनाओगे, तो वो खुश क्यों नहीं होगा? वो भी नए साम्राज्य में अपने विश्वास पात्र राजा के साथ। तो कुल मिलाकर के अब तस्वीर बदलने लगी थी हैदराबाद की। तीसरा जो पॉइंट मैं यहां पर बताने जा रहा हूं कि ये क्या करते थे, आजादी से शासन चलाते थे। आजादी से शासन चलाना, आजादी से शासन चलाते थे और मुगल सम्राट के कहने पर के सेवक थे, यानी कि नाम मात्र के सेवक, नाम मात्र की मुगल अधीनता थी। बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, दिल्ली यानी कि मुगल सम्राट भी ज्यादा टेंशन लेते नहीं थे इनके बारे में। जो निर्णय ये लेते थे उसकी केवल पुष्टि कर दिया करते थे। तो चौथा जो पॉइंट इसके अंदर बनेगा कि दिल्ली कोई निर्देश नहीं देती थी, या फिर ये दिल्ली के निर्देश मानते नहीं थे। दिल्ली के निर्देश न के बराबर, दिल्ली के निर्देश न के बराबर थे इनके लिए। मुगल सम्राट इनके निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। मुगल सम्राट इनके निर्णयों की पुष्टि करते थे। पुष्टि मीन्स कि आपने जो किया है अच्छा ही किया होगा। ये हालात थे हैदराबाद के। मुगल सत्ता का प्रभाव न के बराबर था और यहां पर निजामुल मुल्क आसफ जहां पूरे रोल में थे। इस प्रकार से इन्होंने अपनी सत्ता का जो है साम्राज्य वो फैलाया, लेकिन इनके सामने कुछ चुनौतियां भी थी। अब चुनौतियां क्या थी यहां पर मैं लिखूंगा, चुनौतियां किसकी थी? निजाम के लिए, यानी निजामुल मुल्क था, मैं इसको निजाम लिख रहा हूं। निजाम के लिए क्या क्या चुनौतियां थी? अगर आप मैप में मेरे साथ ध्यान देंगे, देखिए ये रहा हैदराबाद। देखिए दोस्तों, इस तरफ ये हैदराबाद है पूरा, और हैदराबाद के पश्चिम के अंदर मराठे हैं। यानी कि पश्चिम की जो ताकत है वो मराठों की ताकत है, और मराठे बहुत मजबूत थे उस वक्त। यहां पर देखिए जो पठारी क्षेत्र था, यहां पर तेलुगु सेना नायक, और इधर अगर मैं उत्तरी सरकार तट की बात करूं, कोरोमंडल तट की बात करूं, तो यहां पर आपके अंग्रेज अपनी उपस्थिति दे चुके थे। तो तीनों तरफ से ये घिरे हुए थे अपने दुश्मनों से। मजबूत सत्ता होते हुए भी दुश्मनों का भय था। चुनौतियां क्या थी अवध के लिए? देखिए सीधा सिंपल सी बात है, बिना किसी मतलब जाल में फंसने के। जाल में फंसने से मेरा अभिप्राय है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए दोस्तों, चुनौतियां पहली, पश्चिम में मराठे। दूसरी, पठारी क्षेत्रों में तेलुगु सेना नायक। पठारी क्षेत्रों में तेलुगु सेना नायक, और ये जो आपको कोरोमंडल तट दिख रहा है, कोरोमंडल तट पर ब्रिटिश प्रभुत्व या ब्रिटिश चुनौती। कोरोमंडल तट पर ब्रिटिश चुनौती, पठारी क्षेत्रों में तेलुगु सेना नायक, और पश्चिम में मराठे। इस सिलेबस में हैदराबाद में यहां तक दिया हुआ है। स्थापना किसने की, क्या क्या काम किए, उसके बाद में चुनौतियां क्या थी। अब मैं आगे चलता हूं, अवध की बात करता हूं। देखिए अगर मैं मैप में बात करूं अवध की, ये रहा अवध उत्तर प्रदेश के अंदर। इस अवध का एक विशेषता थी
एक तो ये अवध उत्तर पश्चिम से बंगाल की ओर जो रास्ता जाता था उसके बीच में पड़ता था, यानी कि चुंगी टैक्स इकट्ठा करना। दूसरी बात, ये जो क्षेत्र था ये तो गंगा का जो मैदानी प्रदेश है उसके अंदर आता था, यानी कि उपजाऊ क्षेत्र था, इसलिए हर सत्ता चाहती थी कि यहां पर कब्जा करें। अगर मैं बात करूं अवध की, ये देखिए दोस्तों, अवध का संस्थापक बुरहान उल मुल्क सादत खान बुरहान उल मुल्क सादत खान अवध का संस्थापक माना जाता है। 1722 में इसको अवध का सूबेदार बनाया गया। 1722 ये बना अवध का सूबेदार। अवध की सूबेदारी मिलते ही इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया और यह डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, स्वतंत्र संस्थापक के रूप में। अब अवध एक ऐसा क्षेत्र था जिसका महत्व था, तो मैं यहां लिखूंगा अवध का महत्व। देखिए दोस्तों, अवध का महत्व दो चीजों से था। एक तो ये गंगा का मैदानी उपजाऊ प्रदेश था, गंगा का उपजाऊ मैदानी प्रदेश, पहली चीज तो ये। दूसरी इसकी जो खासियत थी वो ये उत्तर पश्चिम से बंगाल के रास्ते में था। उत्तर पश्चिम से बंगाल के रास्ते पर स्थित था, यानी उत्तर पश्चिम से जो बंगाल रास्ता जाता था, मैंने आपको मैप में बता दिया। ये देखिए इस तरह से ये वाला, एक ये उत्तर से दक्षिण, दोनों रास्तों के बीच में स्थित था। तो कुल मिलाकर के अवध का जो सामरिक महत्व भी था और उपजाऊ क्षेत्र था, वो रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट होता था, वहां से कर ज्यादा आता था, इसलिए हर शासक यह चाहता था कि हम जो है इस पर आधिपत्य, इसको अपने अधिकार में लें। अब प्रश्न आता है कि सादत खान ने अपने हाथ में अवध की कौन कौन से अधिकार ले लिए। तो सबसे पहले नंबर 1, अवध के दीवानी अधिकार। अवध के दीवानी यानी कि राजस्व वसूलना, राजस्व वसूली, अवध के दीवानी अधिकार। उसके बाद में आर्थिक, राजनैतिक तथा सैन्य मामलों का कर्ता धर्ता अब सादत खान था। ये मैंने इसलिए लिखवाया है कि प्रश्न अभ्यास में पूछा गया है कि अवध के कौन कौन से अधिकार सादत खान के पास थे। तो सारे ही अधिकार थे। सबसे इंपॉर्टेंट दीवानी अधिकार, राजस्व वसूली का। उसके बाद में राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य यानी सैनिक संबंधित जो भी गतिविधियां थी वो सादत खान स्वयं करता था अवध के मामलों में। इसके अलावा इसके जमाने में एक नई चीज डेवलप हुई जिसको कहा गया इजारेदारी प्रथा, यानी कि इजारेदारी सिस्टम। इसके अंदर एक व्यक्ति होता था, वो था इजारेदार। इजारेदार को सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूं तो ठेकेदार था ये। अब ये करता क्या था? ये साम्राज्य के अंदर एक निश्चित लगान की राशि एक साल की जमा करवाता था। बदले में इसको क्या मिलता था? बदले में ये लगान की राशि निश्चित करने का पूरा अधिकारी बन जाता था। तो यहां पर एक नया सिस्टम चालू हुआ, ठेकेदारी प्रणाली। इसके अंदर इजारेदार क्या करता था? इजारेदार निश्चित रकम लगान के रूप में जमा करवाता था। लगान के रूप में जमा करवाता था, बदले में लगान की राशि निश्चित करने का अधिकार उसे दिया गया था। करने का अधिकार उसे
दिया। देखो एक तरह से ठेका था, ये नई चीज चालू हो गई यहां पर इजारेदारी प्रथा, पहले नहीं थी, मुगलों के समय में नहीं थी। यहां पर सादत खान ने ये देखा कि मुझे एक निश्चित लगान की रकम जो है वो मेरे खजाने में जमा होती रहेगी, उसके बाद में ये इजारेदार यानी ठेकेदार के ऊपर है कि वो उससे कितना टैक्स ले। अब ठेकेदार भी देखिए घाटे का सौदा कोई नहीं करेगा, तो ये भी क्या करते थे, मान लीजिए कि एक साल के आपने 1 लाख रुपए खजाने में जमा करवाने हैं, तो ये क्या करते थे, लगान की दर ऐसी रखते थे कि उसको जब वसूली की जाए तो 1 लाख से उनको ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा रुपया मिले। यहां पर एक नई चीज शुरू हुई, इजारेदारी प्रथा। अब अवध का जो संस्थापक था सादत खान, उसने भी निजामुल मुल्क अवध की तरह कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से उसका प्रशासन दूसरों से थोड़ा अलग नजर आया। उसको हम अगले वीडियो में लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको फिर से बता दूं, यहां पर बात हो रही थी हैदराबाद की। सबसे पहले तो हैदराबाद में देखिए संस्थापक निजामुल मुल्क आसफ जान, सबसे पहले अवध के सूबेदार मिले उत्तर भारत में, उसके बाद में इनको दक्कन की सूबेदारी मिली 1720 से 22 के दौरान। यहां पर जब वो गए तो अवध से अपने साथ जितने भी उनके विश्वास पात्र सेना नायक थे उनको ले गए, प्रशासनिक अधिकारियों को ले गए, वहां पर उनको मनसबदार बनाया और जागीरें दी। ये नाम मात्र की मुगल अधीनता स्वीकार करते थे और मुगल दरबार भी इनके बारे में ज्यादा चिंता नहीं पालता था। उनको पता था कि इन्होंने इतनी शक्ति इकट्ठी कर ली है कि इनका मुकाबला करना अब हमारे बस की बात नहीं। चुनौतियां क्या थी, क्या क्या चुनौतियां थी, तो पश्चिम में इनके मराठे थे, पठारी क्षेत्रों में ये तेलुगु सेना नायकों से परेशान थे। इधर देखिए ये मराठे, यहाँ पर ये तेलुगु सेना नायक, और करमंडल तट पर अगर हम देखें तो अंग्रेजों ने इनको चुनौती दे रखी थी। तो हैदराबाद ऐसा नहीं कह सकते कि चिंता से मुक्त था, चिंता से मुक्त नहीं था। दूसरा, हमने बात की अवध की, अवध के अंदर जो संस्थापक था बुरहानुल मुल्क सादत खान, इनको 1722 में अवध की सूबेदारी दी गई। अवध का महत्व मैंने आपको बताया कि अवध देखिए सबसे पहली बात तो ये कि गंगा का उपजाऊ मैदानी प्रदेश था। दूसरा, ये उत्तर पश्चिम से जो बंगाल जाता था उस रास्ते में पड़ता था, इसलिए यहां पर टैक्स कलेक्शन का बहुत अच्छा चांस था, कर व्यवस्था, लगान यहां से ज्यादा, रेवेन्यू यहां से ज्यादा कलेक्ट किया जा सकता था। सादत खान ने क्या किया, अवध के दीवानी अधिकार, आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य मामले ये सारे खुद अपने हाथ में लिए और अवध की राजनीति का, सत्ता का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। इसके अलावा यहां पर जो नई चीज डेवलप हुई वो थी इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा में मुख्य आदमी जो था वो था ठेकेदार यानी कि इजारेदार। ये ठेका लेता था, किसका ठेका लेता था, रेवेन्यू कलेक्ट करने का, राजस्व वसूलने का। एक निश्चित राशि, एक फिक्स अमाउंट वो सरकार के खजाने में जमा करवाता था, बदले में लोगों से उससे ज्यादा राशि वसूल करके मुनाफा कमाता था। इसे कहा गया इजारेदारी या ठेकेदारी प्रणाली। अब इसके बाद में अवध के जो सादत खान थे उन्होंने बुरहानुल मुल्क निजामुल मुल्क की तरह क्या क्या काम किए उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में पढ़ेंगे बंगाल की राजनीति के बारे में कि बंगाल के जो संस्थापक थे मुर्शिद कुली खान, उन्होंने किस तरह से शासन चलाया, और उसके बाद में इस चैप्टर की कहानी आगे बढ़ेगी।